हेलो स्टूडेंट, जो लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, कनिष्ठ सहायक की हो या फिर वन आरक्षी की हो, उन लोगों को जीएस कैसे पढ़ना है। क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा दे रखा है कि अगर हम उत्तराखंड और हिंदी के सापेक्ष उसकी तुलना करें, हिंदी और आपका उत्तराखंड 60 नंबर का होता है, जीएस मात्र 30 नंबर का है, लेकिन सिलेबस इनसे कई गुना बड़ा है। तो इसमें से हमें सिलेक्टिव चीजें क्या क्या पढ़नी है, या ये जो सिलेबस में चीजें दे रखी हैं इनमें से हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसके संबंध में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहास में जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों को आपने कैसे कवर करना है। तो इसमें जो इतिहास है, जीएस के खंड में इतिहास का जो टॉपिक दे रखा है, इसमें आप देखिए, इसमें देखो प्राचीन भारतीय इतिहास दे रखा है। अब उसमें सारे टॉपिक हैं। सिंध घाटी सभ्यता, तो सिंध घाटी सभ्यता में आप लोग क्या करोगे, सिंध घाटी सभ्यता में एक तो नामकरण है, नामकरण जिसमें आपका इस घाटी, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसे पड़ा या किन्होंने ये नाम दिया, तो उसके संबंध में है। जैसे आपका नामकरण में दो आपके इसमें थ्योरीज हैं। एक तो ये कि जो आपका जॉन मार्शल है उसने सबसे पहली बार जब खुदाई करवाई तो इसका पहला स्थल जो खोजा गया था वो आपका हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। दूसरा ये है कि इसमें जो आपका पहला खोजा गया स्थल था वो सिंधु नदी की घाटी में था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। यही है नामकरण के पीछे की थ्योरी। सामाजिक आर्थिक से नहीं आता है क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है। इसमें नगर नियोजन से जरूर क्वेश्चन आएगा, वो नगर नियोजन और भवन निर्माण या किस प्रमुख स्थल से क्या क्या चीज मिली है, नगर नियोजन उसी से संबंधित है। तो आप इसमें नगर नियोजन में प्रमुख स्थलों को पढ़ लोगे, ये ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समाज पढ़ लेना आप। वैदिक सभ्यता में राजा को क्या कहा जाता था, गांव, गांव के बाद जो आपका विष होता है, ठीक है, विष के बाद जो जन होता है, जन के बाद जो राजा होता है, गोपा जनस्य, वो क्या था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी या समाज में दासों की स्थिति कैसी थी, इन सारी शब्दावलियों को आप ढंग से कर लीजिएगा। एक चीज, और प्रमुख देवता जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, इन सब का जिक्र आपके कितनी बार आया है ऋग्वेद में, और इनका महत्व क्या क्या था धार्मिक में। आर्थिक से कुछ नहीं आता इसमें, ये ध्यान रखना। ये खाली सब जगह एक ही जैसा सिलेबस डाल दिया है। राजनीतिक स्थिति वही कि राजा क्या था आपका भूमि का स्वामी ना होकर के सेना का स्वामी था, क्योंकि वो कबीलाई व्यवस्था थी, उसके बारे में राजा क्या था, ठीक है। साहित्य और धर्म जरूर करना पड़ेगा। ऋग्वैदिक साहित्य में आपको 4 चीजें करनी है, 4 के 4 वेद, और उन वेदों के संबंधित कितने सूक्त हैं वेदों में, और आपके ऋग्वेद के जो आपके क्या है 10 पार्ट हैं, उन 10 में से किस किस में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है। जैसे आपका जो ऋग्वेदिक आपके कौन सा जो इसके खंड हैं वो 1 से लेकर के 10 तक में सबसे प्राचीन कौन से हैं, नए कौन सी हैं, जाति व्यवस्था का उल्लेख किस में है, आपका जो इसमें जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको मोटी मोटी याद करनी है साहित्य में। इसमें वेद 4 के 4 वेद हो गए, उसके अलावा वेदों से संबंधित सामान्य जानकारी, उसके अलावा वेद नहीं पढ़ने हैं, वेदों की केवल जानकारी है। उसके अलावा आपका ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण किस वेद पर लिखा गया है, कौन सा आरण्यक किस वेद पर लिखा गया है, और उपनिषद देख लीजिएगा, क्योंकि उपनिषदों में 4-5 उपनिषद, कठोपनिषद है, बृहदारण्यको उपनिषद है, आपका मंडको उपनिषद है, 4-5 उपनिषद ऐसे हैं जिनसे संबंधित कोई ना कोई फैक्ट पूछा जाता है। बस हो गया धर्म के मामले में। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था इसी की जैसी है लगभग, बस जाति व्यवस्था में थोड़ा चेंजेज आ गया है। राजनीतिक व्यवस्था भी वैसी है, धार्मिक व्यवस्था भी ऐसी है, सेम ही पढ़ना है इसको, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो अगर इसको आप स्किप भी करोगे तो स्किप भी कर सकते हो। जो परिवर्तन आए हैं 1-2 चीज वो ऐड करने हैं। महाभारत काल, महाभारत महाकाव्य काल कुछ काल ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, ये कोई काल नहीं है। बस ये देख लेना कि महाभारत को आरंभ में क्या कहा जाता था, जैसे जय संहिता, बाद में उसका नाम महाभारत कैसे बना, ये प्रोसेस है। कितने इसमें आपके सूक्त हैं वो देखना है। वैसा ही रामायण का है, बस इसमें ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्थापना दोनों की पढ़ लेना, किसने करी, कब करी, कहां पर करी, ठीक है। और उसके अलावा शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए तीनों पिटक देख लेना, धम्म पिटक,
विनय पिटक और सुत्त पिटक किसको क्या कहा जाता है। जैसे आपका सुत्त पिटक है वो इंसाइक्लोपीडिया है, विनय पिटक बौद्ध धर्म की आचार संहिता है, धम्म पिटक बौद्ध धर्म की जो धार्मिक व्यवस्था है उससे संबंधित है, तो वही उसकी शिक्षाएं हैं। और थोड़ा बहुत ये देख लेना कि बौद्ध धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है, जो आप पढ़ रहे हो ना वर्णवाल वाली या फिर दृष्टि वाली, उन सभी पुस्तकों में दिया हुआ है ये, ठीक है। और बौद्ध धर्म जैन धर्म का विस्तार, इसमें आपका श्रीलंका कैसे गया, उत्तर में आपके अशोक के काल में, या फिर जो आपके फारस की तरफ है वो कैसे गया, प्रभाव तो वहां उतना नहीं पड़ा, और मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ किस तरीके से गया वो देखना है। मौर्यकालीन व्यवस्था में आप सभी शासकों को पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। उसमें आपने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ना है, बिंदुसार को भी पढ़ना है और अशोक को भी पढ़ना है, और अंतिम शासक कौन था ये भी पढ़ना है। अंतिम शासक कई बार पूछ लेता है, स्थापना। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में दासों की क्या व्यवस्था थी, स्त्रियों की क्या व्यवस्था थी, ये देख लेना है। और इस अशोक का धम्म, ये इससे आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। अशोक के 4-5 जो महत्वपूर्ण आपके शिलालेख हैं उनमें ध्यान में रखना, जैसे नेपाल का रोमन देई है या राजस्थान का भाब्रू शिलालेख है, जिनमें कुछ विशेष लिखा है वो पढ़ना है। उसके अलावा मौर्य काल में, मौर्य उत्तर काल में, इसमें आपका पारसी लोग कौन थे, यानी कि जिन्हें हम पार्थियंस बोलते हैं, इंडो ग्रीक कौन थे, शक कौन थे, कुषाण कौन थे, ये 4 के 4 छोटे छोटे आपके 4 पैराग्राफ पढ़ करके रखने हैं, बस हो गया। सांस्कृतिक प्रभाव केवल कुषाणों का पढ़ना है, और वो जो अभिलेख वाला है वो तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आ ही जाएगा, ठीक है। शुंग सातवाहनों को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सातवाहनों का जो पूरा राजाओं का वो है, उनके काल में हुए बहुत साहित्यिक जो आपके विकास हैं उनको थोड़ा देख लीजिएगा। गुप्त काल में सारे शासकों को पढ़ लीजिएगा आप। गुप्त साहित्य में आपका क्या क्या महत्वपूर्ण आपके रचनाएं रची गई हैं, जो प्राचीन पुस्तकें हैं वो सब गुप्त काल में ली जाती हैं, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। प्रशासन, गुप्तों का आपका भू प्रशासन आता है, इनके भू राजस्व को पढ़ना है, बस हो गया। प्रशासन में और कुछ नहीं है, क्योंकि अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौर्यों के समान ही है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। समाज छोड़ दीजिएगा। कला पढ़नी पड़ेगी, कला के सभी आयाम। गुप्त काल में आपका चित्रकला का विकास, आपका धातु कला का विकास, और इसके अलावा विज्ञान का विकास जो भी है, मतलब आपके विज्ञान में आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके सुश्रुत की जो शल्य चिकित्सा है, या फिर शून्य, दशमलव, ये सब आपके गुप्त काल के माने जाते हैं। गुप्तकालीन साहित्य मैंने बोल दिया है, विज्ञान और संस्कृति ये भी। उत्तर वैदिक काल में हर्षवर्धन को पढ़ लेना, और उसके अलावा आपके राजपूत शासकों को पढ़ना है। राजपूत शासकों में जैसे चंदेल हैं, आपका गहड़वाल वंश है, चौहान वंश है, आपके परमार वंश है, ये 7-8 वंश जो गुप्तों, ये हर्षवर्धन के बाद आए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट हैं, पाल हैं और गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके राजाओं को पढ़ना है बस। उसके अलावा आपको अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना है, क्योंकि इसमें लिख बहुत कुछ रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अरबों और तुर्कों का आक्रमण, इस्लाम की स्थापना, इसमें गजनबी भी पढ़ना है, गौरी भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना। मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी, इन तीनों के आक्रमण पढ़ने हैं। दिल्ली सल्तनत में आप क्या करोगे, राजा तो सभी पढ़ोगे गुलाम वंश के, छोटे छोटे पैराग्राफ में कब किसने क्या महत्वपूर्ण काम किए। उसके अलावा बलबन का राजत्व का जो आपका सिद्धांत है, उसमें क्या क्या चीज है, सिजदा है, पायरोज है, नवरोज है, ये सारी चीजें, या फिर उसने जो चहलगानी बनाया था उस तरीके की चीजें आपको करनी है। बाकी उसके बाद अगर आप प्रशासन पढ़ोगे तो खिलजी का पढ़ोगे, राजत्व इसका, प्रशासन खिलजी का। बाकी सभी राजाओं को पढ़ लेना, अलाउद्दीन खिलजी को भी पढ़ लेना, मोहम्मद बिन तुगलक को भी पढ़ लेना, उनके समाज, ये सब चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने डेप्थ में नहीं पूछता आप लोगों से, ये ध्यान में रखना। भक्ति आंदोलन में आप लोग कबीर को कर लीजिएगा, रैदास को कर लीजिएगा, तुलसीदास को कर लीजिएगा, नानक को कर लीजिएगा, मीराबाई को कर लीजिएगा, और नामदेव और राम, जो समर्थ रामदास है उनको, मतलब जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है। और रचना जैसे नरसिंह मेहता है, उनका वैष्णव जन तो तेने कहिए वाला जो भजन है, उसको लेकर के वो बहुत फेमस है। तो 4-5 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, या चैतन्य महाप्रभु हैं इनका। और सूफियों में पढ़ना है तो आप मोहिउद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, इनसे आपका काम हो जाएगा। अगर आप सूफी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा सूफियों को पढ़ना नहीं। संत गैसूदास भी पढ़ लेना, जो आपके दक्षिण की तरफ ज्यादा प्रभावी रहे। उसके अलावा बहमनी विजयनगर राज्य, बहमनी साम्राज्य के एक तो संस्थापक,
दूसरा बहमनी साम्राज्य के में जो आपके मंत्री वगैरह हुए वो बहमनी में एक आध, जैसे हुमायूं है जिसे जालिम कहा जाता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी घटनाएं घटित हुई हैं उनको पढ़ना। विजयनगर में आपने सबसे पहले हरिहर और बुक्का को पढ़ना है, देवराय प्रथम और द्वितीय को पढ़ना है, उसके बाद कृष्ण देव राय को पढ़ना है, तालीकोटा युद्ध पढ़ना है। बस 5-6 चीजें करनी है और विजयनगर के प्रमुख मंत्रियों को पढ़ना है, जैसे आपका नरसा नायक है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। मुगल काल में, मुगलों में आपका शेरशाह सूरी, तो पूरा शेरशाह सूरी पढ़ लीजिएगा राजा के रूप में, और उसके अलावा शेरशाह सूरी के प्रशासनिक और मुद्रा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं। मुगलों में अकबर का, अकबर की मनसबदारी है, मनसबदारी व्यवस्था है, अकबर का जो आपका मजहरनामा है, ठीक है, और उसके अलावा अकबर ने जो आपका इलाही संभवत या इलाही धर्म चलाया था वो है, और अकबर के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि अकबर को पढ़ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सबको राजा के रूप में पढ़ लेना। बाकी मुगलों की संस्कृति में चित्रकला भी आपको पढ़नी है, संगीत कला भी आपको पढ़नी है, और मुद्रा भी पढ़नी है, और उसके अलावा आपका स्थापत्य कला पढ़नी है। 4-5 कला के क्षेत्र हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका अन्य चीजें दे रखी हैं तो इनको छोड़ देना, धार्मिक व्यवस्था वगैरह इतना वो नहीं है। मराठा वो सिख, मराठा और सिखों में, मराठाओं का चैप्टर बहुत आपका बड़ा नहीं है, इसमें आपने शिवाजी पढ़ना है। शिवाजी के काल से लेकर के आपके जो साहू है वहां तक के उनको, उनके महत्वपूर्ण कार्य पढ़ लेना। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों के साथ इनकी संधि, बस मराठों में। और शिवाजी का प्रशासन भी पूछ लेता है कभी कभी। आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इनके आए, कब आए, कहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, ये करना है। और उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पूरा शासन ही पढ़ना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, 1857 की क्रांति, उनके द्वारा लाई गई राजस्व की व्यवस्थाएं, फार्मिंग सिस्टम, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उनके गवर्नरों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नरों को, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के आपके विलियम बेंटिक तक बंगाल के, और फिर विलियम बेंटिक से लेकर के आपके जो केनिंग है वहां तक के गवर्नर, और केनिंग के बाद से लेकर के माउंटबेटन तक के वाइसरॉय, उनमें सभी घटनाओं का जिक्र है, ये ध्यान में रखना। बाकी भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसमें आपका जो स्वदेश आंदोलन है वो सभी हैं, सभी के सभी आंदोलन करने हैं, चाहे वो आपका समाज सुधार आंदोलन हो, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, या आपका रामकृष्ण मिशन है, इनको सही से पढ़ लीजिएगा, इनमें डेप्थ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना। और उसके अलावा जो आपके भारत में अंग्रेजों की संवैधानिक प्रक्रिया है उसको दोनों जगह काम आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी ठीक वही सिलेबस दे रखा है, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आप स्वदेशी आंदोलन करोगे, आपके महात्मा गांधी के सारे चंपारण से आंदोलन जितने हैं, असहयोग आंदोलन, फिर आपका उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, और भारत में आपका साइमन कमीशन का आगमन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1938 का त्रिपुरी संकट, 39 का आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, और जो प्रांतीय आपके सरकारें गठित हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का में भारत की जो आपके प्रवेश कराने की प्रक्रिया है उसमें अगस्त प्रस्ताव है, और उसके अलावा आपका क्रिप्स मिशन है, उसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन है, माउंटबेटन योजना है, कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन है, माउंटबेटन योजना है, वो भारत के संबंध में है। तो आंदोलनों में इन्होंने सारे आंदोलन दे रखे हैं, देखो होम रूल भी, लखनऊ समझौता भी, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कहने में बड़े लग रहे हैं। तो इतिहास में पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने काल दे रखा है, मान लो ये काल दे दिया, क्या दे दिया, महाकाव्य काल। अब इस महाकाव्य काल में काल जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, महाकाव्यों को सरसरी निगाह में देख लीजिएगा, महाभारत और रामायण को, ऐसा कोई काल नहीं है, ठीक है, महाकाव्य। और आपका इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म में स्थापना और शिक्षाएं देखिएगा, जैसे इसमें मैंने बता दिया कि शिक्षाओं में त्रिपिटक, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, जैसे आत्मा को लेकर के इनकी क्या अवधारणा है,
ठीक है, आपके अहिंसा के लेकर के क्या सिद्धांत हैं, महिलाओं और जातियों को लेकर के क्या सिद्धांत है, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, इनके संगतियां भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका जो विभाजन वगैरह हुए हैं, हीनयान, महायान या श्वेतांबर, दिगंबर, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्य काल में इतनी चीजें दे रखी हैं, इनको करने की जरूरत नहीं। मौर्य काल के शासकों को कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी सब जगह लिख दिया, आर्थिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक सामाजिक धार्मिक। तो हर किसी की आर्थिक सामाजिक धार्मिक पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। पर्टिकुलर आप पीछे के पेपरों को भी देखिएगा कि किन सेक्टरों पर इसका विशेष फोकस रहता है, उन्हीं को उठा करके पढ़ना है। यही स्ट्रेटजी है, पूरे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी ये काम आएगा आपके, और उत्तराखंड जो आपका UKSSC है इसमें भी काम आएगा। इतिहास की बड़ी बड़ी बुकें मत खरीदिएगा, वो आपके मतलब की नहीं है। आप कोई भी छोटी बुक खरीद लीजिए, उसमें से टॉपिकों का मिलान कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन टॉपिकों में आप अपने बढ़िया तरीके से कमांड बना लीजिए। 8 नंबर की हिस्ट्री आ गई, 6 नंबर भी आ गए तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और कई बच्चे तो अगर इन टॉपिकों को क्लियर करके जाएंगे तो 8 में से 7-8 भी ले आएंगे। 6 भी अगर स्कोर हो गया और हर 6 में से 4 आ रहा है, तो ये सोच लो कि 20 नंबर तो आपके 30 में से यहीं बन गए। 20 यहाँ बन गए, 18 आपने हिंदी में बना रखे हैं तो 38 नंबर हो गए, 35 नंबर आपके उसमें आ गए, तो 72-73 नंबर यानी कि 70 प्लस हो जाता है, जो कांस्टेबल में आपका अच्छा स्कोर है। एवरेज अगर फिजिकल है, बनारक्षी में ये आपका सिलेक्शन वाला स्कोर है, कनिष्ठ सहायक में भी 70 प्लस 72 प्लस स्कोर आपका सिलेक्शन का होगा। तो इसमें मैं इस श्रृंखला को पहले सिलेबस को कैसे कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 2 महीने में कैसे पूरा सिलेबस कवर हो। तो 2 महीने में सिलेबस कवर करने के लिए इतने सारे टॉपिकों में जाकर के हमें पूरी की पूरी बुक याद करनी पड़ेगी। ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि इन टॉपिकों में से जो चीज महत्वपूर्ण है वो कर लें। जिनमें बड़ा बड़ा आपका पैरा लिखे हैं उनको नहीं, हमने इनमें से फैक्ट उठाने हैं, याद करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है और इनको किनारे रख देना है बुक को, और फिर उसे रिवीजन करते रहें। मतलब आप अगर सही तरीके से चले तो 10 दिन में इतिहास के इन सारे टॉपिकों को शॉर्ट नोट्स बना करके अपनी कॉपी में रख सकते हैं। केवल 4-4, 5-5 घंटा रोज समय देना पड़ेगा। और ऐसे ही अगले 10 दिन में आप भूगोल के भी बना लेंगे। कल मैं भूगोल में वीडियो लाऊंगा कि भूगोल में आपके किस तरीके से कौन कौन से आपके टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं। वैसे ही पॉलिटिकल में, अब पॉलिटिकल में क्या है, देखो ये लगभग वैसा ही है, कल इस पे बात करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा, देखो राष्ट्रीय आंदोलन पॉलिटिकल में दे दिया, ये हिस्ट्री है। देखो ये पूरी की पूरी भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास है। ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पॉलिटी में दे दिया है। गांधीवाद, ठीक है, भारतीय, अब यहां से दे रहा है ये राज व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका या राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं उनकी बात बाद में कर रहा है। आधा सिलेबस उसने हिस्ट्री, आधुनिक भारत के हिस्ट्री का दे दिया। तो इसमें हम कल वीडियो बनाएंगे, और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।